सोचो, एक टपरी पर बैठकर तुम बस चाय पी रहे हो और अचानक वही चाय तुम्हें तुम्हारे सबसे काले राज दिखाने लगे। वो राज जो तुमने कभी किसी को नहीं बताए। रात का सन्नाटा, एक सुनसान रास्ता और बीच में एक पुरानी टपरी। 4 दोस्त रुके, चाय पी और फिर कभी वैसे नहीं रहे, क्योंकि वो टपरी चाय से ज्यादा उनके गुनाह पिलाती थी। रात के 12 बज चुके थे। हाईवे पर दूर दूर तक सिर्फ ट्रकों की घर घर और कभी कभी किसी कुत्ते की भौंक सुनाई दे रही थी। आसमान में बादल घिरे थे और चांद का चेहरा बार बार उनमें छुपता जाता। हवा में हल्की सी ठंडक थी, लेकिन उस ठंडक के साथ एक अजीब सी बेचैनी भी तैर रही थी, जैसे हवा खुद किसी का राज छुपाए बैठी हो। उस सुनसान रास्ते पर एक मोड़ के पास एक पुरानी सी चाय की टपरी थी। टीन की छत, लकड़ी की टेढ़ी मेढ़ी चौखट और अंदर झूलता हुआ एक पीला बल्ब जो कभी तेज तो कभी हल्का जलता बुझता रहता। दूर से ही वो टपरी बाकी माहौल से अलग लगती थी। कहते हैं उस टपरी पर बनी चाय का स्वाद अनोखा था। कई ड्राइवर, कई यात्री वहाँ रुकते थे, लेकिन अजीब बात ये थी कि उन्हें कभी दोबारा उस टपरी पर किसी ने नहीं देखा। लोग कहते थे एक बार अगर उस टपरी की चाय पी ली तो जिंदगी वैसी नहीं रहती। टपरी का मालिक, उस टपरी को चलाता था एक आदमी, गणेश काका। उम्र कोई 55 के आसपास, कंधे झुके हुए, आंखें गहरी और लाल, जैसे नींद और नशे दोनों की कमी हो। उसके होठों पर हमेशा आधी मुस्कान रहती थी, पर वो मुस्कान सुकून नहीं देती थी बल्कि बेचैन कर जाती थी। गणेश काका ज्यादातर चुप रहते। कोई ग्राहक आए तो सिर हिलाकर चाय बना देते, जवाब छोटा सा देते, लेकिन वो आंखें जैसे इंसान की आत्मा तक पढ़ लेती हों। दोस्तों का आना। उस रात शहर से लौटते हुए 4 दोस्त, विवेक, संजय, मनीष और रोहित उसी टपरी पर रुके। गाड़ी लंबी ड्राइव से थक चुकी थी, पेट भी भूखा था और नींद सबकी आंखों पर भारी हो रही थी। रोहित ने कहा, अरे ये देखो, चाय की टपरी, चलो थोड़ी देर रुककर चाय पीते हैं। बाकी तीनों भी राजी हो गए। गाड़ी सड़क के किनारे रोक दी गई। जैसे ही वो लोग टपरी में दाखिल हुए, उनके कदम अपने आप धीमे हो गए। वहाँ की हवा में अजीब सी ठंडक थी। बल्ब की रोशनी टिमटिमा रही थी और खाली बेंचों पर धूल जमी थी। गणेश काका वहीं बैठा था, अलाव के पास, लकड़ी की कड़छी से भगोना हिलाता हुआ। 4 चाय बना दो काका, विवेक ने आवाज लगाई। गणेश काका ने सिर उठाया। उसकी नजर एक एक दोस्त पर गई। उसकी आंखें ठंडी थीं, लेकिन ऐसा लगा जैसे उसने उनकी सारी कहानी पढ़ ली हो। अभी लाया, काका बुदबुदाया और चाय बनाने में लग गया। अजीब एहसास। चारों दोस्त आपस में बातें करने लगे, लेकिन माहौल कुछ ऐसा था कि हंसी मजाक टिक ही नहीं रहा था। यार, यहाँ अजीब सा लग रहा है। ना ग्राहक, ना चहल पहल, सिर्फ हम 4 और ये बूढ़ा, मनीष ने धीरे से कहा। अरे तू भी न, ये तो हाईवे है, रात को कौन बैठेगा यहाँ? चल चाय पीते हैं और निकलते हैं। संजय ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। इतने में गणेश काका ने 4 मिट्टी के कुल्हड़ उनके सामने रख दिए। चाय से भाप उठ रही थी और उसकी खुशबू वाकई अजीब थी, हल्की मीठी, थोड़ी मसालेदार और कहीं गहराई में जलते हुए लोहा जैसी गंध। ये लो, पी लो, सारी थकान उतर जाएगी। काका की आवाज धीमी और भारी थी। पहला घूंट। चारों ने जैसे ही पहला घूंट लिया, सबके चेहरों पर अजीब सी झलक आई। वाह, कमाल की चाय है, रोहित बोला। लेकिन उसी वक्त विवेक का चेहरा उतर गया। अरे तुम लोगों को ये स्वाद कुछ जाना पहचाना लग रहा है, उसने धीमी आवाज में पूछा। बाकी तीनों ने ध्यान दिया। हाँ, सचमुच उस चाय का स्वाद अजीब था, जैसे पहले कहीं पी हो, लेकिन कहाँ, किसी को याद नहीं आ रहा था। गणेश काका पास ही खड़ा सब देख रहा था। उसने हल्की मुस्कान दी और बोला, हर किसी को ये चाय उसका अपना सच याद दिलाती है। अतीत की झलक। संजय अचानक कांपने लगा। उसके हाथ से कुल्हड़ गिर पड़ा। ये कैसे? ये चाय में मुझे वही रात याद आ रही है। कौन सी रात? मनीष ने घबराकर पूछा। संजय हकलाने लगा। 5 साल पहले मैं बाइक चला रहा था।
नशे में। और मैंने एक आदमी को टक्कर मारी थी। मैं भाग गया था और वो वहीं सड़क पर तड़पता रह गया। वो पसीने में डूब गया। बाकी तीनों स्तब्ध थे। गणेश काका की आंखों में कोई चमक आ गई। सच छुपा नहीं रहता बेटा, ये टपरी सब जानती है और ये चाय सब दिखा देती है। टपरी का सन्नाटा। अब माहौल भारी हो चुका था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सिर्फ भगोने से उठती भाप और दूर से आती किसी अज्ञात जानवर की चीख सुनाई दे रही थी। तभी रोहित ने धीरे से कहा, काका, ये टपरी यहाँ हमेशा से है क्या? गणेश काका ने बिना उनकी ओर देखे जवाब दिया, टपरी कहीं जाती नहीं। लोग आते हैं और रह जाते हैं। चारों के चेहरे सर्द हो गए। चाय के घूंट में दबे राज। चाय के कुल्हड़ अब खाली हो चुके थे, लेकिन माहौल और भारी होता जा रहा था। हवा में ठंडक और बढ़ गई थी। पीला बल्ब अचानक झपकने लगा। मनीष ने धीरे धीरे कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, चलो यहाँ से निकलते हैं। लेकिन जैसे ही वो उठने लगा, गणेश काका की भारी आवाज गूंजी, बैठ जाओ। चाय पूरी नहीं हुई। चारों दोस्तों ने एक दूसरे की तरफ देखा। काका की आंखें अब पहले से और गहरी लग रही थीं, जैसे अंधेरे कुएं में झांक रहे हों। दूसरा दौर। गणेश काका ने फिर से भगोना चढ़ाया और चाय बनाने लगा। भगोने में उबलते दूध की आवाज अब किसी उबलते खून जैसी लग रही थी। उसने 4 नए कुल्हड़ उनके सामने रख दिए। ये दूसरी चाय है। पहली ने सच जगाया, दूसरी सबके गुनाह दिखाएगी। विवेक हंसने की कोशिश करने लगा। काका, ये सब नाटक है क्या? हम डरने वाले नहीं हैं। काका ने हल्की मुस्कान दी। डर से बड़ा कोई नाटक नहीं, और हर नाटक में अंत होता है। विवेक का सच। चारों ने मजबूरी में दूसरा घूंट लिया। तभी विवेक की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे अपने सामने वही होटल का कमरा दिख रहा था जहां वो सालों पहले गया था। वहां एक औरत खून से लथपथ लेटी हुई थी और उसके हाथ में वही चाकू था जिससे वो औरत मारी गई थी। नहीं, ये झूठ है। मैंने किसी को नहीं मारा, विवेक चिल्लाया। बाकी तीनों ने उसे पकड़ा। क्या हो गया तुझे? लेकिन विवेक पागलों की तरह कांप रहा था। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। गणेश काका धीरे से बुदबुदाया, सच से भाग नहीं सकते। यहाँ हर किसी का हिसाब होता है। माहौल का बदलना। अब टपरी और भी खौफनाक लगने लगी। बाहर हवा चल रही थी, लेकिन ऐसा लगता था जैसे कोई अदृश्य परछाई चारों तरफ घूम रही हो। अचानक टपरी की दीवार पर काले धब्बे फैलने लगे, जैसे धुएं से बनी परछाइयां। उन धब्बों से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। हम यही हैं। हम कभी गए नहीं, रोहित ने कांपते हुए कहा। ये आवाजें कहां से आ रही हैं? गणेश काका चुपचाप चाय हिलाता रहा। रोहित की बारी। चाय का असर अब रोहित पर हुआ। उसकी सांसें तेज हो गईं। उसने घबराकर आंखें बंद कर लीं, लेकिन झलकियां और साफ दिखने लगी। वो देख रहा था एक कुआं। कुएं में कोई बच्चा डूब रहा था और उसके अपने हाथ उस बच्चे को धकेल रहे थे। नहीं, मैंने तो सिर्फ मजाक किया था। वो खुद गिर गया था। मैंने उसे मारा नहीं था, रोहित चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर बाकी दोस्त और डर गए। क्या बोल रहा है तू? लेकिन गणेश काका ने आंखें मूंद लीं और बोला, गुनाह चाहे हंसते खेलते हुआ हो, उसका बोझ मरते दम तक पीछा करता है। चाय का तीसरा असर। अब सिर्फ मनीष और संजय बचे थे। दोनों के हाथ कांप रहे थे, लेकिन कुल्हड़ होठों से अलग नहीं हो रहे थे, जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें मजबूर कर रही थी। मनीष के कुल्हड़ से धुआं उठकर उसके चेहरे पर फैल गया और उसने देखा एक अंधेरी सड़क पर गिरा हुआ एक आदमी और उसकी खुद की कार का टायर जो उस आदमी के ऊपर से गुजरा था। मनीष की चीख निकल गई। नहीं, मैंने देखा भी नहीं था, मुझे लगा कोई जानवर था। संजय उसे झकझोरने लगा, लेकिन उसके चेहरे पर भी डर उतर चुका था।
संजय का सच। अचानक टपरी की हवा और ठंडी हो गई। अब सिर्फ संजय ही बचा था। उसके कुल्हड़ में चाय अपने आप हिलने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घुमा रहा हो। संजय की आंखों के सामने वो हादसा आया जो उसने कभी किसी को नहीं बताया था। रात का अंधेरा, उसकी बाइक, सड़क पर तड़पता आदमी और उसका डर जिसने उसे बिना पीछे देखे भागा दिया था। संजय ने अपने कान पकड़ लिए। बस करो, मैं मानता हूँ, मैंने गुनाह किया है। काका की बात। अब चारों दोस्त कांपते हुए बैठे थे। उनके राज खुल चुके थे। गणेश काका ने धीरे धीरे कहा, ये टपरी सिर्फ चाय नहीं परोसती, ये गुनाहों का आईना है। जो भी यहाँ आता है वो अपना सच देखे बिना नहीं जाता। लेकिन काका, ये सब क्यों? विवेक ने हकलाते हुए पूछा। काका ने उसकी आंखों में झांका। क्योंकि ये टपरी मेरी नहीं, उन सब की है जिनकी जान तुम जैसे लोगों की वजह से गई। उनकी चीखें, उनका खून, सब इस मिट्टी में घुल चुका है। चारों दोस्तों की रूह कांप गई। टपरी का कैदखाना। टपरी में अब खामोशी गहरी हो गई थी। चारों दोस्त जमीन पर बैठे थे, मानो किसी अदृश्य रस्सी से बांध दिए गए हों। उनके चेहरों पर पसीना, आंखों में खौफ और दिलों में अपने अपने गुनाहों की यादें। गणेश काका शांत खड़े थे, लेकिन उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वो किसी खेल का मजा ले रहे हों। बदलता हुआ माहौल। अचानक टपरी के चारों कोनों से अजीब आवाजें आने लगी। कभी किसी औरत की चीख, कभी किसी बच्चे का रोना, कभी किसी बूढ़े की करार। चारों दोस्त डरकर उठने लगे, लेकिन टपरी की बेंच और चारपाई अपने आप हिलने लगी और रास्ता रोक दिया। संजय ने कांपते हुए कहा, ये हो क्या रहा है? ये बेंच अपने आप कैसे हिल सकती है? गणेश काका हंसे। मैंने कहा था ना, ये टपरी मेरी नहीं है, ये उन सब की है जिनकी आवाजें तुम सुन रहे हो। कुल्हड़ों का खून। अचानक चारों के सामने रखे खाली कुल्हड़ अपने आप भरने लगे, लेकिन इस बार उनमें चाय नहीं, बल्कि गाढ़ा लाल तरल था। रोहित चीख पड़ा, ये तो खून है। गणेश काका ने कुल्हड़ों की तरफ इशारा किया। ये चाय नहीं, ये गुनाहों का रंग है, और जब तक तुम इसे पी नहीं लेते, ये टपरी तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। विवेक का पतन। विवेक कांपते हुए पीछे हटने लगा। नहीं, मैं ये नहीं पी सकता, मुझे छोड़ दो प्लीज। लेकिन तभी कुल्हड़ अपने आप हवा में उठा और उसके होठों से चिपक गया। लाल तरल उसकी गर्दन से नीचे उतरता गया। विवेक की आंखें लाल हो गईं। उसका शरीर झटके खाने लगा। कुछ ही पलों में उसका मुंह खून से लथपथ था। उसने चीखते हुए दीवार पर अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। बाकी तीनों ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। जब आवाज बंद हुई तो विवेक जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली हुई, लेकिन उनमें अब कोई रोशनी नहीं थी। दीवार पर परछाइयां। टपरी की दीवारों पर अब काले धब्बे नहीं, बल्कि साफ परछाइयां नजर आने लगी। हर परछाई किसी ना किसी की आकृति थी, कोई औरत, कोई बच्चा, कोई बूढ़ा। रोहित ने डरते हुए कहा, ये तो वही लोग हैं जिनके गुनाह हमसे जुड़े हैं। परछाइयां धीरे धीरे पास आने लगी। उनकी फुसफुसाहट और तेज हो गई। तुम्हारे गुनाह, तुम्हारे खून का हिसाब। अगली बारी। अब रोहित कांप रहा था। उसका कुल्हड़ हवा में उठा और उसके मुंह से चिपक गया। उसने जोर से हाथ पांव मारे, लेकिन लाल तरल उसके गले से उतरता रहा। उसकी आंखें उलट गईं। उसकी चीखें टपरी के अंधेरे में गूंज उठीं। कुछ देर बाद वो भी चुप हो गया। अब फर्श पर विवेक और रोहित दोनों की लाशें थीं। मनीष और संजय। अब सिर्फ दो बचे थे। दोनों दीवार से चिपक गए, कांपते हुए। काका, हमें छोड़ दो, हम सब मानते हैं हमने गुनाह किए हैं, बस हमें जाने दो। मनीष गिड़गिड़ाया। काका ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में कहा, यहाँ आने के बाद कोई भी अपने गुनाहों से बचकर नहीं जा सकता। ये टपरी तो बस दरवाजा है, असली कैदखाना तो अब शुरू होता है। गायब होता दरवाजा। संजय ने बाहर भागने की कोशिश की,
वो दरवाजे तक पहुंचा, लेकिन दरवाजा गायब था। वहां अब सिर्फ एक ईंटों की दीवार खड़ी थी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? हम तो अभी यहीं से आए थे, संजय चिल्लाया। गणेश काका हंसने लगे। इस टपरी में जो आता है वो बाहर का रास्ता भूल जाता है। यहाँ सिर्फ एक ही रास्ता है अपने गुनाह का सामना करने का। तीसरा कुल्हड़। अब मनीष का कुल्हड़ उठा। वो बेतहाशा चीखने लगा। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता। मैंने तो बस एक हादसा किया था, जानबूझकर नहीं। लेकिन कुल्हड़ उसके मुंह से चिपक चुका था। कुछ ही पलों में उसका शरीर ढीला पड़ गया और वो भी फर्श पर गिर पड़ा। अब 3 लाशें पड़ी थीं। आखिरी दोस्त सिर्फ संजय बचा था। उसकी सांसें इतनी तेज थीं कि मानो अभी टूट जाएंगी। गणेश काका ने उसकी ओर देखा। तू सोच रहा होगा कि अब तेरी बारी है, संजय ने कांपते हुए कहा। हाँ, मैं जानता हूँ, अब मैं भी नहीं बचूंगा। काका धीरे से मुस्कुराए। नहीं, तेरे लिए सजा अलग है। तू बचेगा, लेकिन जिंदा लाश बनकर। अब तू इस टपरी का हिस्सा है। अगली बार जब कोई यहाँ आएगा, तू भी उनकी चीखें सुनेगा, उनकी आत्माओं के साथ। संजय ने डर के मारे चीख मारी और उसी पल टपरी में बत्ती गुल हो गई। टपरी का नया सेवक। जब रोशनी लौटी, गणेश काका की जगह अब संजय खड़ा था। उसकी आंखों में वही अजीब चमक थी और दरवाजा अब वापस अपनी जगह था। बाहर सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन टपरी पर अब लिखा था, गणेश चाय वाला, मौत की चाय। आखिरी घूंट। सुबह की पहली किरणें गांव पर फैल चुकी थीं, लेकिन टपरी के भीतर अंधेरा वैसा ही था। बाहर लोग आते जाते दिख रहे थे, लेकिन कोई भी उस टपरी के पास नहीं रुकता। ऐसा लगता था मानो वो टपरी गांव वालों की नजर से गायब हो। अंदर फर्श पर विवेक, रोहित और मनीष की लाशें पड़ी थीं, और संजय अब नया काका बन चुका था। उसकी आंखों में वही चमक, वही ठंडी मुस्कान। टपरी की सच्चाई। अचानक दीवार पर मौजूद परछाइयां एक साथ बोलने लगी। ये टपरी एक श्राप है। यहाँ जो भी आता है अपना गुनाह लेकर नहीं जा पाता। इस जगह का मालिक हमेशा बदलता है, लेकिन टपरी कभी खाली नहीं रहती। संजय ने कांपते हुए पूछा, मतलब अब मैं यहाँ हमेशा रहूंगा? गणेश काका की परछाई दीवार पर उभरी और बोली, हाँ, जिस दिन मेरा गुनाह पूरा हुआ, मैं इस टपरी का हिस्सा बन गया। अब तू मेरी जगह है। जब तक कोई और गुनहगार नहीं आता और तेरी जगह नहीं लेता। पुराने गुनाह। संजय ने रोते हुए पूछा, काका, आपका गुनाह क्या था? परछाई ने धीरे धीरे कहा, मैंने इजहार मिलाकर कई लोगों की जान ली। लालच में, झूठी कमाई के लिए। हर घूंट में मौत घोल दी थी मैंने। और फिर एक दिन जब लोग मरने लगे, गांव वालों ने मुझे पीट पीट कर यहीं मार दिया। मेरे खून में घुला जहर इस मिट्टी में समा गया और इस मिट्टी से बनी टपरी ने मुझे बांध लिया। संजय की रूह कांप उठी। अगली शिकार। उसी वक्त बाहर से 3 अजनबी लड़के हंसते गाते आए। अरे वाह, देखो यहाँ एक टपरी है, चाय पीते हैं। संजय का दिल धड़क उठा। उसके मुंह से अपने आप शब्द निकले, आओ बेटा, बैठो, चाय बनाते हैं। उसके हाथ अपने आप कुल्हड़ उठाने लगे। भगोना जल उठा। दूध उबलने की आवाज फिर से गूंजी। लाशें गायब। इस बीच फर्श पर पड़ी तीनों लाशें धीरे धीरे धुंध में बदलकर दीवार में समा गईं। अब उनकी परछाइयां भी दीवार पर बाकी आत्माओं में मिल गई थीं। विवेक, रोहित और मनीष की आत्माएं अब उसी कोरस में बोलने लगी, हम यहाँ हैं, हम कभी नहीं जाएंगे। मौत की चाय। संजय ने नए ग्राहकों के लिए चाय डाली। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वो रोक नहीं पा रहा था, जैसे कोई और उसकी हर हरकत को नियंत्रित कर रहा हो। तीनों लड़कों ने कुल्हड़ उठाए और हंसते हुए चाय पी ली। पहला घूंट अंदर गया और उनकी हंसी धीरे धीरे थम गई। चेहरों पर डर उतर आया। उनकी आंखों में भी अतीत की परछाइयां उभरने लगी।
और टपरी की दीवारों पर नई परछाइयां बनने लगी। कभी खत्म न होने वाला खेल। गणेश काका की परछाई ने धीरे धीरे कहा, यही इस टपरी की सच्चाई है। हर गुनहगार यहाँ आता है, अपना सच देखता है और यही समा जाता है। ये टपरी कभी खाली नहीं होगी, कभी नहीं। संजय ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, गुनाह चाहे कितना भी छुपा हो, मौत की चाय सब सामने ला देती है। आखिरी सीन। बाहर से देखने पर टपरी बस एक साधारण ढाबा लगती है। एक पुराना बल्ब, एक पुराना चूल्हा और एक मुस्कुराता हुआ चायवाला। लेकिन जो भी अंदर जाता है उसका लौटना नामुमकिन है। वो चायवाला चाहे जो भी हो, गणेश काका, संजय या अगला शिकार, और दीवार पर मोटे अक्षरों में वही लिखा रहता है, मौत की चाय, हर घूंट में सच। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना न भूले और ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।